दोस्तों कल्पना कीजिए एक विषाद की, एक ऐसी राजनीतिक विषाद जहां मोहरे तो विधायक हैं लेकिन चालें दिल्ली से चली जा रही हैं। आप आमतौर पे सोचते होंगे कि राज्यसभा चुनाव कितने उबाऊ होते हैं, विधायक शांति से आते हैं, वोट डालते हैं और नतीजे आ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिस चुनाव की कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। एक खबर है 16 मार्च 2026 की, जब देश के 10 राज्यों में राज्यसभा के लिए 37 सीटों के लिए चुनाव हुए। शुरुआत में सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। 37 में से 26 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए, यानी बिना किसी लड़ाई के हार जीत तय हो गई। लेकिन असली ड्रामा, असली सियासी तूफान उन बची हुई 11 सीटों के लिए आया जिन पर वोटिंग होनी थी। ये 11 सीटें बटी थी 3 राज्यों में, बिहार में 5, उड़ीसा में 4 और हरियाणा में 2। मैं आपको एक एक करके इन 3 राज्यों के भीतर के बंद कमरों और विधानसभा के गलियारों में से चलता हुआ एक नैरेटिव, जो आपको तस्वीरें विपक्ष की तरफ से पेश किया जा रहा है, वो भी दिखाऊंगा और चुनाव आयोग की निष्पक्षता और सत्ताधारी एनडीए की रणनीतियों पर कई गंभीर और तीखे सवाल भी खड़े कर रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार में कुल 5 सीटों पर चुनाव था। एनडीए की तरफ से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम मैदान में थे। नतीजे आए तो पता चला कि एनडीए ने 5 की 5 सीटें क्लीन स्वीप कर लीं। लेकिन जरा ठहरिए, कहानी इन नतीजों के पीछे छिपे गणित और विपक्ष के गंभीर आरोपों में है। एनडीए के पास अपने 202 विधायक थे जिन्होंने वोट डाला, लेकिन जब बारी विपक्ष की यानी महागठबंधन की आई तो उनके कुल 37 विधायक ही वोट डालने पहुंचे थे और कांग्रेस और आरजेडी के कई विधायक वोटिंग के दिन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। प्रथम वरीयता यानी फर्स्ट प्रेफरेंस के वोटों की गिनती जब हुई तो नीतीश कुमार और नितिन नवीन को 44 वोट मिले, रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा को 42 वोट मिले। लेकिन पेच फंसा बीजेपी के 5वें उम्मीदवार शिवेश राम पर, जिन्हें पहली वरीयता में केवल 30 वोट मिले। फिर भी दूसरी वरीयता के वोटों के सहारे उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। यहीं से विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कैमरे के सामने आकर सत्ता पक्ष पर जो आरोप लगाए हैं उसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। तेजस्वी यादव ने सीधा सत्ताधारी दल और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए यह कहा, जहां तक हमारे उम्मीदवारों का सवाल है, हमें 37 वोट मिले, जबकि भाजपा के 5वें उम्मीदवार शिवेश को केवल 30 वोट मिले हैं और दोबारा गिनती चल रही है। हम चाहते हैं कि मतगणना प्रक्रिया निष्पक्ष हो, किसी दबाव में न हो। अगर शिवेश राम को 30 वोट मिलते हैं और हमें 37, तो हमें चुनाव जीत रहे हैं। अगर सत्ता पक्ष दोबारा गिनती करवा रहा है तो इसका मतलब है कि वे हार चुके हैं और जबरदस्ती जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बेईमानी करना भाजपा का काम है। तेजस्वी का यह बयान केवल एक हारने वाले नेता की हताशा नहीं है, बल्कि एक गंभीर नैरेटिव सेट कर रहा है कि कैसे सत्ता के दबाव में रिकाउंटिंग का खेल खेला जा रहा है। अब आपको सबसे जरूरी जो बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ले चलता हूं आपको उड़ीसा। यहाँ 4 सीटों पर चुनाव हुए हैं और यहाँ पर जो हुआ उसने विपक्षी खेमे में सेंधमारी की एक नई मिसाल पेश कर दी है। कल हमने आपको बताया था कि कैसे 5-5 करोड़ लेकर कुछ भाजपाई कर्नाटक में विधायक खरीदने आए थे। बता दें कि भाजपा ने यहाँ पर 2 सीटों पर अपने आधिकारिक उम्मीदवार उतारे, मनमोहन सामल और सुजीत कुमार, और दोनों जीत गए। लेकिन सारा विवाद 4थी सीट पर हुआ। इस सीट पर दिलीप रे मैदान में थे, जो एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त था। चमत्कार देखिए, दिलीप रे चुनाव जीत गए। कैसे? क्योंकि बीजू जनता दल यानी बीजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने अपनी ही पार्टी से बगावत करके क्रॉस वोटिंग की। विपक्ष का आरोप है कि क्रॉस वोटिंग बिना किसी भारी दबाव या प्रलोभन के संभव नहीं है। बीजेडी केवल 1 सीट ही जीत पाई। ओडिशा के सियासी धोखे से आहत होकर बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने बेहद तल्ख बयान दिया। चुनाव की पूरी प्रक्रिया को कटघरे में उन्होंने खड़ा करते हुए कहा, हमारे कुछ सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया है लेकिन वे सुन नहीं रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया नष्ट हो रही है। जरा सोचिए, एक राज्य का सबसे बड़ा नेता कैसे सामने आकर कैमरे के कह रहा है कि लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया नष्ट हो रही है। ये महज एक शिकायत नहीं है, बल्कि विपक्ष द्वारा सत्ताधारी मशीनरी के खिलाफ उठाया गया एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों।
लेकिन दोस्तों असली क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। बिहार और उड़ीसा में तो फिर भी नतीजे आ गए। हरियाणा में तो ऐसा पेंच फंसा कि चुनाव आयोग को वोटों की गिनती ही रोकनी पड़ गई। हरियाणा में कुल 2 सीटों पर चुनाव था। शाम को 5 बजे जब गिनती शुरू होने वाली थी तो अचानक दोनों पक्ष कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर वोट की गोपनीयता भंग करने के आरोप लगा दिए। हंगामा इतना बढ़ा कि मतपेटियां सील ही रह गईं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा और जो बात उन्होंने उस चिट्ठी में लिखी वो विपक्ष के इस नैरेटिव को और पुख्ता करती है कि एनडीए चुनाव में अनुचित साधनों का इस्तेमाल कर रही है। खड़गे ने लिखा है, चुनाव की अखंडता में हस्तक्षेप करने का स्पष्ट प्रयास किया जा रहा है और इसे रोका जाना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का फैसला जब आया तो उसने कांग्रेस के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया। दोस्तों चुनाव आयोग ने कांग्रेस की उस आपत्ति को खारिज कर दिया जिसमें बीजेपी विधायक अनिल विज और भरत बेनीवाल के वोट को रद्द करने की मांग की गई थी। उनके वोट वैलिड करार दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ जब बीजेपी ने कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह के वोट पर आपत्ति जताई तो चुनाव आयोग ने उसे स्वीकार कर लिया और कांग्रेस विधायक का वोट अमान्य कर दिया गया, यानी इनवैलिड घोषित कर दिया गया। विपक्ष अब सीधे तौर पर पूछ रहा है कि क्या सिस्टम केवल एक ही दिशा में काम कर रहा है। एक तरफ क्रॉस वोटिंग से एनडीए समर्थित उम्मीदवार जीत रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्षी विधायकों के वोट रद्द किए जा रहे हैं और जब विपक्ष 37 वोट लाकर भी 30 वोट पाने वाले से हारने के कगार पर पहुंचता है तो रिकाउंटिंग का दबाव बनता है। तो दोस्तों 16 मार्च 2026 के इस राज्यसभा चुनाव ने सत्ता के गलियारों में जो धुआं छोड़ा है उसकी कालिख आने वाले कई सालों तक भारतीय राजनीति के पन्नों पर दिखाई देगी। विपक्ष का नैरेटिव बहुत साफ है। ये चुनाव केवल संख्या बल को नहीं था बल्कि ये चुनाव इस बात का प्रदर्शन था कि सत्ता किस तरह साम दाम दंड और भेद का इस्तेमाल कर सकती है। क्या यह लोकतंत्र की जीत है या एक ऐसी नई व्यवस्था की शुरुआत है जहां विपक्ष की आवाज को फाइलों, क्रॉस वोटिंग और अमान्य वोटों के नीचे दबा दिया जाएगा। इसके अलावा प्रेशर बनाया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर एनालिसिस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।